नमस्कार दोस्तों, द बोरिंग डायरी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत में डिज़ाइन नए IPHWR-700 न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में, जिन्हें कि इंडिया में ही, भारत में ही इंडिजिनियसली डिज़ाइन एंड डेवलप और मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसके थर्ड रिएक्टर ने राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन में क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है। इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि ये अब लगभग ऑपरेशनल स्थिति में आ चुका है। तो क्या है IPHWR-700 रिएक्टर और क्या है इसके लिए इस ऐसे रिएक्टर्स के हमारे लिए मायने और क्या है इसकी पूरी कहानी, आज की वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो का शुभारंभ करते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या पहले डिस्कस करेंगे, हम जान लेते हैं। वो है कि IPHWR क्या होता है, इसकी कहानी क्या है, कैसे कनाडा ने हमको एक तरीके से धोखा दिया और उसके बाद IPHWR रिएक्टर्स का भारत में डिज़ाइन सिस्टम का ईजाद किया जाता है और उसके बाद की पूरी जर्नी। फिर हम ये भी जानेंगे कि एक प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर और प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में क्या डिफरेंस है, और हम ये जानेंगे कि भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर्स को लेके क्या एम्बिशन है अगले 5 से 10 सालों में। तो ऐसा रहेगा आज के डिस्कशन का स्ट्रक्चर। तो चलिए हम एक एक करके एक एक पॉइंट को टच करते हैं। तो IPHWR-700 का पूरा जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। ऐसे हमारे पास फिलहाल 3 रिएक्टर्स हैं, यानी कि 700 मेगावाट के 3 रिएक्टर्स हैं, और अभी लगभग 7 से 8, या फिर यूँ कहें कि आने वाले समय में जितने भी हमारे फ्यूचर के रिएक्टर्स हैं उसमें से ज़्यादातर ही इसी कैटेगरी के रिएक्टर्स होंगे। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो कि हमारे ज़्यादातर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक बेसिक प्रॉब्लम रहती है कि उनमें इंडिजनाइजेशन कंटेंट बहुत कम रहता है। उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेड इक्विपमेंट और सर्विसेज ली जाती हैं। बट इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट की जब हम बात करते हैं, यानी कि इंडियन प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर की, ये पूरी तरह से स्वदेशी है। इसे इंडिया में या फिर भारत में डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर किया जाता है, और ये डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर BARC और NPCIL के द्वारा किया जाता है। इसमें बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज़ भी इन्वॉल्व है, जैसे कि L&T और गोदरेज, टू नेम अ फ्यू। बट उसके अलावा भी काफ़ी सारी छोटी प्राइवेट कंपनियां इसमें काफ़ी क्रूशियल भागीदारी निभाती है। तो क्या है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर की कहानी? तो देखिए, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर की कहानी शुरू होती है तब से जब 1960s या 70s से, जब हम पहली बार अपना न्यूक्लियर ड्रीम या फिर न्यूक्लियर एनर्जी बनाने का प्लान करते हैं। तब कनाडा हमारी मदद कर रहा था, लेकिन 1977 के आसपास जब हमने हमारा पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिसका कि नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, उसके बाद से चूँकि पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड उस टाइम पे पाकिस्तान के साथ था, तो और ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स थे उनका यूज़ कहा जाता है या फिर ये बताया गया था भारत द्वारा कि ये पीसफुल यूज़ के लिए ही होगा और सिविलियन यूज़ के लिए ही होगा। लेकिन जो इनिशियल 2 रिएक्टर थे, हमने उसमें से एक न्यूक्लियर डिवाइस बना लिया और उसके बाद से कनाडा ने पूरी तरह से इस प्रोग्राम से पीछा या फिर पल्ला झाड़ लिया। अब उसके बाद हमारे पास कोई ऐसा खास पार्टनर नहीं था हमारी हेल्प करने के लिए। हालांकि हमारे पास बहुत जीनियस माइंड्स थे, जैसे कि लेट होमी जहांगीर बाबा, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को हैंडल किया और विद इन 10 ईयर्स यानी कि 1985 तक हमें हमारा पहला इंडियन प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर मिल गया। लेकिन ये सिर्फ 220 मेगावाट का था। बट हमारी रिक्वायरमेंट और भी ज़्यादा बड़ी होने वाली थी, क्योंकि हमारी आबादी बढ़ रही थी और हमारी स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ रही थी। तो इसलिए हमें और ज़्यादा बड़े रिएक्टर्स की ज़रूरत थी इन दी रेंज ऑफ अपवर्ड्स ऑफ 500 मेगावाट। तो धीरे धीरे हमने इस प्रोजेक्ट पे और ज़्यादा फोकस करना शुरू किया। अनलाइक दूसरे डिफेंस प्रोजेक्ट्स बाय DRDO, अनलाइक इसरो के प्रोजेक्ट्स, PRC के प्रोजेक्ट्स एंड मोस्ट केसेस में बहुत ज़्यादा टाइट लिप्ड रहते हैं या फिर उन्हें ज़्यादा मीडिया कवरेज नहीं मिलती है, एंड फॉर ऑल द गुड रीजंस। क्योंकि हमने देखा है, या फिर अगर आप पुराने रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं, कि BRC के साथ या फिर हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ एक बहुत ही फंडामेंटल इशू रहा है कि हमारे दुश्मन देशों का इस पर बहुत ज़्यादा
पैनी नज़र रहती है और हमें बहुत बार इंटरनली सैबोटाज किया गया है। इसका ये प्रूफ है कि हमारे कई साइंटिस्ट कई बार संदिग्ध हालत में मृत पाए गए हैं, और बाय साइंटिस्ट आई मीन न्यूक्लियर साइंटिस्ट, इंक्लूडिंग हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के जो फादर हैं जो कि होमी जहांगीर बाबा है, उनका भी यही कहा जाता है कि उनका प्लेन क्रैश नहीं हुआ था। एक्चुअली वो एक प्रॉपर या फिर वेल प्लान्ड इंसिडेंट था बाय फॉरेन कंट्री, एंड वी ऑल नो वो फॉरेन कंट्री कौन सी है। इसलिए बीआरसी या फिर एनपीसीआईएल के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं या फिर ओवरऑल हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम जितना भी है उसे बहुत ज़्यादा टाइट लिप्ड रखा जाता है। सो IPHWR इतना ज़्यादा हाई प्रोफाइल कई कारणों से नहीं हुआ। हालांकि अब ये जो प्रोजेक्ट है ये एक तरीके से अब जो हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो एक तरीके से बहुत ही अच्छे स्टेबलाइज्ड सिचुएशन में आ गया है, और हम कह सकते हैं कि अब ये ज़्यादा थोड़ा बहुत पब्लिक में आ भी जाए तो एज सच कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी तरह अब कमर्शियलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ चुका है। तो अब हम अपने सेकेंड और थर्ड स्टेज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सो बीइंग सेड दैट, जब मैं कहता हूँ कि IPHWR जो होता है ये भारत में ही बनाया गया है शुरुआत हमने 220 मेगावाट से करी, जिसको कि 1985 तक दो हमने IPHWR 220 हमने इंस्टॉल किए थे मद्रास में। फिर 2005 में हमने और 2 रिएक्टर्स ऑपरेशनलाइज किए, तो जो कि 540 मेगावाट्स के थे, और अब रिसेंटली 700 मेगावाट का जो थर्ड सीरीज ऑफ रिएक्टर है जो कि रावत भाटा राजस्थान में ऑपरेशनलाइज किया गया है। तो ये थी पूरी कहानी, एक छोटे मैंने बहुत समराइज्ड वे में आपको बताई कि ये स्टोरी क्या थी, हमने कैसे कनाडा ने हमको एक तरीके से हमारे प्रोग्राम से हाथ पीछे खींच लिया और कैसे हमने अपॉर्चुनिटी की तरह लिया और हमने कम्प्लीटली इंडिजिनाइज करके हम एक तरीके से रियली आत्मनिर्भर बन गए हमारे प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर के मामले में। अब सवाल ये उठता है कि फिर भी हम क्यों रशिया और फ्रांस और यूएस के साथ हम रिएक्टर्स बनाने की बात करते हैं। देखिए, उसका एक सिंपल सा कारण है कि हमारी नीड्स बहुत ज़्यादा हैं, और जो फिलहाल के हमारे इंडियन प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर हैं वो मोस्टली 700 मेगावाट के ही हैं। हमें कई केसेस में इससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि 1000 मेगावाट की। और जो रशियन मॉडल्स हैं, जो क्योंकि हमारे जितने भी फॉरेन रिएक्टर्स हैं वो रशिया के साथ ही बनाए गए हैं फिलहाल, जो कुडनकुलम में है, तो ये 1000 मेगावाट के रिएक्टर्स हैं। अब बेसिक इसमें क्या डिफरेंस है, अब हम इस पर डिस्कशन करेंगे कि इंडियन रिएक्टर्स और रशियन रिएक्टर्स में क्या डिफरेंस है। देखिए, डिस्पाइट द फैक्ट कि रशियन रिएक्टर्स का जो पावर आउटपुट है हमसे बहुत ज़्यादा है, जो रशियन रिएक्टर्स है वो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर होते हैं, और ये बेसिकली जो इनका फ्यूल होता है, हालांकि दोनों केस में प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में और प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में यूरेनियम ही एज अ फ्यूल यूज़ होता है। बट जो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है, यानी कि जो फॉरेन रिएक्टर्स होते हैं, यानी कि रशिया का हो, चाहे वो फ्रांस का हो, चाहे वो यूएस का हो, ये जो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर का डिज़ाइन होता है इसमें बहुत ज़्यादा एनरिच्ड यूरेनियम यूज़ किया जाता है फॉर द फ्यूल। ऑन द अदर हैंड प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर जो होता है उसमें हम थोड़ा सा नॉट सो एनरिच्ड यूरेनियम यूज़ करते हैं, जिसे कि नेचुरल यूरेनियम कहते हैं। ऐसे में हमको एक सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा यूरेनियम को एनरिच नहीं करना पड़ता है, क्योंकि भारत के पास एज सच बहुत ज़्यादा यूरेनियम की बहुतायत नहीं है। हमारे पास जादूगोड़ा में एक माइन है, हम उससे ही जितना मिल सकता है हम उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेज करते हैं, और बाकी का यूरेनियम हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, मोस्टली फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड टू सम एक्सटेंट रशिया। सो जो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर होते हैं, यानी कि हमारे केस में जो इंपोर्टेड रिएक्टर्स होते हैं, तो ये आपके ज़्यादा एनरिच्ड यूरेनियम यूज़ करते हैं। उसके लिए यूरेनियम को और ज़्यादा प्रोसेस करना पड़ता है, और जो इंडिजिनसली हमारा डिज़ाइन रिएक्टर है उसमें हम थोड़ा सा नेचुरल या फिर लेस एनरिच्ड यूरेनियम यूज़ करके भी लगभग उतना पावर आउटपुट निकाल पाते हैं। और एफिशिएंसी में भी दोनों के बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, 1 से 2% का डिफरेंस है दोनों की थर्मल एफिशिएंसी की अगर बात करें तो। नेक्स्ट होता है कि प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर जो होता है वो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर से रिलेटिवली सेफर होता है कई मामलों में। उसके बाद प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, यानी कि इंडिजिनसली जो हमारा डिज़ाइन रिएक्टर है IPHWR 700, उसकी मेंटेनेंस की टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा एलेबोरेट होती है, यानी कि ये बहुत लंबे समय तक इसको ऑपरेट किया जा सकता है। जबकि जो फॉरेन आपके रिएक्टर्स होते हैं उनकी जो
मेंटेनेंस फ्रीक्वेंसी होती है वो हर 12 से 18 महीने के बीच में उनको शट डाउन करके प्रॉपरली मेंटेन करना पड़ता है। बट हमारे जो प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स है कई बार या फिर इन जनरल PHWR रिएक्टर्स की जो शट डाउन फ्रीक्वेंसी होती है वो कई सालों तक खिंच जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत ने, जब हम डिज़ाइन की बात करें कि प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर डिज़ाइन को क्यों चूज़ किया भारत ने कंपेयर टू प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, तो हमने बेसिकली हमारे अपने यूरेनियम की अवेलेबिलिटी को ध्यान में रखा। फिर हमने प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर जो एक्स्ट्रा सेफ्टी हमें देता है, हमें उसको प्रायोरिटी बनाया। और इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हमने पावर आउटपुट पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, क्योंकि हमने बेसिकली हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए और ज़्यादा सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हमारे रिएक्टर्स का डिज़ाइन किया है। तो आगे बढ़ते हैं कि भारत का टारगेट क्या है। भारत सरकार का कहना है कि 2030 से 31 तक वो लगभग 21 नए रिएक्टर्स इंस्टॉल करने का प्लान कर रहे हैं, और उनका ये टारगेट है कि 15,000 लगभग 16,000 मेगावाट तक उनको जो रिएक्टर द्वारा आउटपुट दिया जाता है उसको ले जाना है। फिलहाल हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 8,180 मेगावाट के आसपास है, जो कि हमें 24 रिएक्टर से मिल रही है। तो कहने को हमने जो हमारे टारगेट सेट किए हैं, आने वाले टाइम में लगभग हमें 21 और रिएक्टर्स लगाने हैं, और डेटा के अकॉर्डिंग इसमें से लगभग 14 से 15 या फिर यूँ ऐसा भी कह सकते हैं कि ज़्यादातर रिएक्टर्स जो होंगे वो हमारे इंडिजिनस डिज़ाइन वाले ही रिएक्टर्स होंगे। तो ये एक अच्छा आत्मनिर्भरता का एग्जाम्पल है। आई थिंक मीडिया ने बहुत ज़्यादा कवर नहीं किया है इसको। बीइंग सेड दैट, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।